अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं समीरा बट और मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक नया शो फ्रॉम अपना न्यूज़। और आज है मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे से मेंटोर, मेरे बड़े प्यारे से भाई। और ये वो इंसान है जिसने मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने को एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, और मैं बड़ी थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे बड़े शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में जो है ना मुझे टाइम दे दिया। बिकॉज आई नो डैट ही इज़ सो बिजी ऑल्सो इन हिज ओन लाइफ, और उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और उनको अपने साथ लाने का आज एक बड़ा अहम मकसद है जो मैं आगे जाके जरूर लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं कहती हूँ वेलकम उमर भाई। बहुत शुक्रिया समीरा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस opportunity. Thank you so much for the honor. It's good to be in your first show. थैंक यू सो मच। और आज जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैं बड़े अरसे से एक्चुअली आपसे पूछना चाह रही हूँ ये है, कहाँ से आई है ये पॉजिटिविटी, कहाँ से लाए हैं ये पॉजिटिविटी, किसने दी है आपको ये पॉजिटिविटी जो आप इतनी मतलब मेरे ख्याल में ये भी अल्लाह का करम होता है कि आपके मतलब आवाज के साथ आपके अल्फाज जो हैं वो भी लोगों के गुर्दे फेफड़ों से होते हुए दिल में उतर जाते हैं, और लोग आपको सुनने पे मजबूर हो जाते हैं, आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या रीजन है इसके पीछे कि आप इतनी पॉजिटिविटी लोगों में बांटते हैं? समीरा, देखें, बड़ी एक सिंपल सी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें जो एक जिंदगी की नेमत अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग को अशरफुल मखलूकात पैदा की है। ये इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मोटिवेशन जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उसके साथ जब हम अपनी जिंदगी में चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हम एज के साथ, वक्त के साथ साथ सीखते हैं। मैंने जिस तरह मेरा बैकग्राउंड आपको पता है कि रेडियो का है। पिछले 22 साल से मैं रेडियो और टीवी की फील्ड से मुंसलिक हूँ। तो रेडियो पे जब हम जाके मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो एक ऑब्वियस सी बात है, एक एज एन इमेच्योर, तो वहां पर आप जब बातें करते हो, लोगों को पॉजिटिव मैसेज देते हो, तो कई मतलब ऐसे होता है कि वो पॉजिटिव मैसेज आप सिर्फ रेडियो की हद तक ही दे रहे होते हो। आपकी एक्चुअल जिंदगी की जो चीजें चल रही होती हैं वो सब बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को थोड़ा सा एक अपनी जिंदगी पे भी अप्लाई करना शुरू किया। सेकेंडली, जब आपको लोगों की तरफ से ना एक मैसेजेस आते हैं, रिस्पॉन्स आता है आपके लिसनर्स की तरफ से कि भाई आपने फलां बात की है, फलां चीज की, इसने हमारी जिंदगी पे बहुत इम्पैक्ट डाला, तो आप सोचते हो बैठ के कि यार, जब मेरी कही भी बातें दूसरों की जिंदगी में कोई मस्बत तब्दीली ला सकती है, तो पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं, तो मेरी अपनी जिंदगी में क्यों नहीं ला सकती। तो इस सोच को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपनी जिंदगी में, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को अपने ऊपर खुद अप्लाई नहीं करते ना, उसको आप प्रॉपरली आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अपनी जिंदगी में उन चीजों को, उन बातों को अप्लाई करना शुरू किया, और उसके बाद फिर आगे मजीद जो है वो हमने अपने लेवल पे मैंने जो है वो इस पॉजिटिविटी को फैलाना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अरसा रेडियो वहां पे किया तब तक, और उसके बाद फिर एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी अपनी जो है ना, एक इस चीज पे फोकस किया कि अल्लाह ताला यकीनन जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, आपकी बेहतरी के लिए करता है। और अगर आपके साथ कभी कभार वक्ती तौर पे कोई बुरा भी होता है कुछ, तो उसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी जरूर होती है। सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो आपकी अपनी अपनी एक अल्लाह ताला की जात पे भरोसा, अपनी जात पे भरोसा बहुत जो है वो मैटर करता है। तो यही सोच लेके आगे बढ़े, और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ ना कि डिप्रेशन, परेशानी कभी भी किसी मुश्किल का हल नहीं होता है। सिर्फ ऐसा और ही। सिर्फ आपका जो एक मस्बत सोच होती है, मस्बत रवैया होता है, वही आपको जो है वो चीजों को बेहतर तौर पे आप हैंडल कर पाते हो, ठंडे दिमाग से डील कर पाते हो। और इसी सोच को लेकर जो है वो एक मोटिवेशन, और ये मोटिवेशन स्पीकर जो है आपके सामने आता है। ऐसा ही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने सबसे पहले उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। बिकॉज जब हम किसी को कुछ कह रहे होते हैं या कुछ बता रहे होते हैं ना, वो सबसे पहले हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है कि हाँ तुम्हारे अंदर ये चीज है, तुमने ये चीज अप्लाई की है, तुम तो ये कर रहे हो ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो ये चीजें जो है ना वाकई वो कहते हैं ना अपने घर से हर चीज स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और मैं खुद जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है एक मेरा मेंटोर है जिसका नाम राना उमैर है। और लोगों को बड़ा शौक था आपको देखने का, बिकॉज बहुत बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप भी जानते हैं कि मैंने की। और बेसिकली लोग मुझे रोकते रहे और मैं नहीं रुकी, पर जब आपने रोका और समझाया तो मैं समझ गई। तो मुझे लगता है ये भी अल्लाह ताला का एक बड़ा करम होता है इंसान के ऊपर। और जैसा कि आपने एक्सप्रेस न्यूज के साथ भी काम किया हुआ है, आप फॉर्मर प्रोड्यूसर थे, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से, मीडिया फील्ड से मैंने यकीनन रेडियो से अपना स्टार्ट लिया था। रेडियो के बाद जब पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री का बूम आया था, तो तब जो है वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक्सप्रेस न्यूज में काम करने की। और ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली, ना मेरी कोई जर्नलिज्म में डिग्री थी, ना ही मेरा कोई स्टडीज उससे रिलेटेड थी। मेरे रेडियो की बेस पे जो है मेरी एक्सप्रेस में एंट्री हुई। और फिर वहां पर जब आप एक जगह पे जाते हो तो वहां पर आप बाकी चीजें सीखते हो। तो मेरे लिए न्यूज चैनल का एक्सपीरियंस बड़ा ही जबरदस्त रहा। बहुत जबरदस्त लर्निंग थी मेरे लिए, कि प्रेशर में किस तरह से काम करना है, प्रेशर हैंडलिंग किस तरह से करनी है, न्यूज को किस तरह से देखना है, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग वाज डेफिनेटली अ वेरी गुड लर्निंग फॉर मी। नहीं, वो तो आप हमेशा, मुझे याद है आप पाकिस्तान में भी जब हम रेडियो शो सुनते होते थे, आप कहते थे एक जॉब छोड़िए दूसरी जॉब पे गया, ये बात नहीं करनी वहां पे क्या हुआ था, बस खत्म, खत्म कर दिया, खत्म, नई जिंदगी, नया दिन, नया लम्हा। तो वो ये चीज। अक्सर हाँ, वो अक्सर ये होता है ना कि हम लोग जो भी कंपनी पिछली छोड़ के आते हैं ना, एक्सप्रेस से पहले मैं वहां पर पाकिस्तान में मोबिलिंग के साथ मुंसलिक था। तो हम लोग अपनी पिछली कंपनी के बारे में कोई बुरा एक्सपीरियंस आपका हुआ भी हो, देखिए मैं तो एक बात कहता हूँ कि जिस चीज से आप अपने आप को या अपनी फैमिली को फीड करते हो ना, उसके बारे में कोई बुरी बात मत करो, जिस भी तरह की वो जॉब हो। क्योंकि आप एक हलाल रिस्क कमा रहे होते हो, और उसके बाद फिर आप उसके जरिए अपना एक जिंदगी का सर्कल चला रहे होते हो, और उसकी उसी के बारे में आप बाद में जब बैग बुरी बातें स्टार्ट कर देते हो, तो मेरे ख्याल में यकीन अल्लाह ताला को ये बात नहीं पसंद है यकीन। ऐसे ही है। और मैं जानना चाहूंगी मोबलिंग के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, स्पेशली लड़कियां लड़के, बहुत रात के टाइम पे जब वो बोर हो रहे होते थे तो वो मोबलिंग को फोन कर लेते थे, या वो टेलीनॉर को फोन करके वो टाइम जो है अपना स्पेंड करने की कोशिश करते थे। कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ हुआ हो और आपको याद हो, किसी लड़की ने आपको अच्छा खासा टीज किया हो? मोबलिंग, मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में, मेरे प्रोफेशनल करियर में मोबलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। कि मेरी जितनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग मोबलिंग ने की है, शायद उसका मैं फायदा मैंने अप, अपनी जिंदगी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत उठाया। कनाडा भी आके मैंने उसका बहुत फायदा उठाया। स्टार्टेड फ्रॉम कॉल सेंटर, जो आप बात कह रही हैं, कॉल सेंटर से मैंने स्टार्ट किया। तो मेरी मोबलिंग मेरी पहली प्रोफेशनल जॉब थी। बड़े एक्सपीरियंसेस होते थे डेली। आप जब कॉल्स अटेंड करते थे, बड़े लोग आते थे, क्रैंक कॉलर्स होते थे, बड़ी चीजें चलती थी। और उसके बाद फिर मैं बैक एंड में मूव हुआ। बैक एंड में यकीनन बहुत लर्न किया, बहुत सीखा। जो जो क्रैंक कॉलर्स की आप बात कर रही हैं, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक प्रोफेशनल हेल्पलाइन पे बैठे होते हो, बल्कि मुझे इसी तरीके से याद है कि एक, आपको पता है पाकिस्तान में बड़ा कॉन्सेप्ट अभी भी ये शायद चलता है कि जब भी कोई कॉल अटेंड करने वाला होता है ना, तो उसको ऑपरेटर कहते हैं सारे। तो हम लोग ने जब ये जॉब स्टार्ट की, तो मोबलिंग बेसिकली 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, कि मोबलिंग पहली कंपनी थी जिसने एक प्रोफेशनल लेवल पे पढ़े लिखे लोगों को हायर करना शुरू किया। तो हम्म। हम लोग पढ़े लिखे ऑपरेटर्स थे, कह लें, कि जो टाई शाई लगा के बैठते थे। और मोबलिंग ने एक पूरा माहौल बनाया होता था, जिस माहौल को हम लोग उस टाइम पे नहीं समझते थे कि यार क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, कि जब आप बैठ के कॉल अटेंड कर रहे हो, हेल्पलाइन पे बैठे हुए हो, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से कि आपने टाई लगाई हुई है, या आप निकर में बैठे हुए हो, या आप नॉर्मल बैठे हुए हो, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। लेकिन मोबलिंग ने एक पूरा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था, कि जहां पर आपने एक फॉर्मल अंदाज से बैठ के बात करनी है, गुफ्तगू करनी है। उसमें आपके साथ कोई क्रैंक कॉलर आके आपको गालियां भी दे रहा होता था ना, तो आप बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से उनके साथ डील करते थे। क्योंकि हर किस्म, मेरे लिए लर्निंग, देखें, उससे पहले मैं रेडियो कर रहा था, तो रेडियो में एक मेरा अपर हैंड था, कि जहां पर मेरे हाथ में कंट्रोल होता था, मैं कुछ भी कर सकता था। मोबलिंक में मैं, मेरा अपर हैंड नहीं होता था। जो आपका कॉलर कॉल कर रहा था, चाहे वो क्रैंक कॉलर होता था, उसका अपर हैंड होता था। तो वो आके हमें गालियां भी निकालता था, तो हमने अपने गुस्से पे काबू पाते हुए बड़े प्यार मोहब्बत से उसके साथ जो है ना वो डील करना होता था। तो जो मैं समझता हूँ कि कस्टमर हैंडलिंग और लोगों के साथ जो एक बात करने की, जो एक सिलसिला और तरीका मैंने मोबलिंग से सीखा, वो मेरे लिए बहुत जबरदस्त लर्निंग थी यकीनन। आपकी वो ग्रूमिंग से मुझे याद है, मैं जॉब करती थी पाकिस्तान में टीचिंग की, तो जिस स्कूल में मैं जॉब करती थी वो बड़ा फेमस था हमारे एरिया में ना, हमारी जगह पे, वो ग्रीन पार्क में। तो वहां पे कहा जाता था जो बंदी इस स्कूल में 1 से 2 साल निकाल सकती है ना, वो सोनिया जो भी काट सकती है टाइम। मीन्स वो लोग हमें इस तरह से ग्रूम अप करते थे कि बहुत मतलब,
वैसे ही जैसे ससुराल वाले होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन आजकल आप मतलब काफी अरसे से आई थिंक कनाडा में है, तो मैं जानना चाहूंगी आप कनाडा कैसे शिफ्ट हुए? ये बड़ी मजे की स्टोरी है जो मैं सुनना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि ये आप एक मोटिवेशनल भी होगा उन लोगों के लिए जो औरत को नीचे समझते हैं, और वो उन उन इन लॉज के लिए भी जो इन लॉज समझते हैं कि यार क्यों क्यों करें हम बहू के लिए कुछ, या क्यों हम बेटे को इजाजत दें बहू को अपने साथ लेके चलने में, या हम क्यों बहू और बेटे का रिश्ता बनने दें या उनकी ग्रूमिंग होने दें। क्योंकि पाकिस्तान में लोगों की बड़ी मैंने देखा है जो पाकिस्तानी मेंटेलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा जे पुत्र दी ते नूह दी मांगी ना, ते अस्सी ते गए। लेकिन ये कहाँ से चीज आई आप में और आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया कि आपने भाभी को इतना सपोर्ट किया? कनाडा बेसिकली, यकीनन मेरी वाइफ कनेडियन सिटीजन थी। और शादी जब हमारी हुई, तब मैं आपको बताऊं, जाती तौर पे कोई मेरी बुक्स में, कोई मेरे प्लान में नहीं था कि मैंने कनाडा आना है। शादी के बाद मेरी बेगम ने ये बात स्टार्ट की कि भाई हमें कनाडा मूव होना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी वहां पे स्टार्ट करनी चाहिए। मेरी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम एक्सप्रेस न्यूज में जॉब थी और मैं एक अच्छी सैलरी पे था, और मुझे आगे नजर आ रहा था कि मुझे मेरी ग्रोथ भी होनी है, सारी चीजें भी चलनी है। तो मेरा उस टाइम ये था कि भाई हम क्यों कनाडा मूव करें, क्या वजह है हमारी, क्योंकि बात वहीं पर आती है ना, वो जो एक मिसाल बनी होती है ना, उत्थे जाके कुत्ते ही नवाने ने तुसी, उत्थे जाके तुसी टैक्सियां ही चलानियां ने, ये सारे काम करने। क्यों यार, क्यों बंदा इस चीजों में पड़े। तो खैर मेरी बेगम ने मेरी फैमिली को और अपने तौर पे जो मेरे दोस्त यार है ना, सबको उसने अप्रोच करना शुरू कर दिया, उमैर को कन्विंस करो कि हम लोग जो है ना वहां पे मूव हो। तो इनिशियली ये डिसाइड हुआ थी मेरी बेगम पहले जाएगी और उसके बाद जो है ना जाके वो देखेंगे कि किस तरह से सूरत हाल बनती है। तो मेरी बेगम आई, उसने यहाँ पे अपना जो है वो एक सारा सिलसिला स्टार्ट किया। शी वॉज बॉर्न इन कनाडा, और उसके बाद जब वो 5 साल की थी तो उसके पेरेंट्स वापस यहाँ पर मूव हो गए पाकिस्तान में। और उसके बाद फिर शादी के बाद वो दोबारा कनाडा गई। तो वो गई, फिर उसके बाद मैंने काफी रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन द एंड जो हमारे सर्कल से ही और हमारे दोस्त और फैमिली में ही जो लोगों ने मुझे कन्विंस इस बात पे मैं ज्यादा हुआ कि इट्स नॉट अबाउट माई लाइफ एनी मोर, इट्स अबाउट माई फैमिली, क्योंकि अब आगे फैमिली एक्सपैंड करनी है। तो यकीनन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और आनी चाहिए। अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि भाई क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? बिल्कुल है पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज, बट बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आप अपनी आइडेंटिटी एज अ पाकिस्तानी ही कैरी करते हो। तो इस चीज को यकीनन सोच को रखते हुए मैं वहां पे आया। मुझे बड़े लोग बात करो यार, बुड्ढी थले लगे हैं, ओ बुड्ढी पीछे चला गया, इस तरह की बड़ी बातें जो है वो सुनने को मिलती थी, जिसको डेफिनेटली, हाँ, रणमरीद हो गए हैं। रन मुरीद हो गए। तो मैं तो मतलब बिल्कुल इग्नोर करके आगे चला। और मैं बताता हूँ, हर एक को इसमें कोई ना तो शर्म ना तो किसी आर वाली बात है किसी भी किस्म की, कि मेरी बेगम ने मुझे स्पॉन्सर किया, उसके रेफरेंस से मैं यहाँ पर आया। मेरी अपनी अल्लाह का शुक्र है, मेरा मेरे ननियाल साइड से मेरी फैमिली अच्छी खासी कनाडा में ऑलरेडी बसती है। तो मेरे लिए तो कनाडा इट्स लाइक होम अवे फ्रॉम होम, के एक दूसरा घर बन है, क्योंकि यहाँ पर अपनी कजन्स फैमिली अच्छे खासे हैं, और फिर दोस्त यार, मेरा अपनी जो एक मेरा अपना पर्सनल एटीट्यूड है कि मैं एक सोशल सर्कल के बगैर नहीं रह सकता, तो दोस्त यार यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जिंदगी का पहिया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये एक सूरत हाल बनी कनाडा आने की, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। और कैसा रिस्पॉन्स था आपके पेरेंट्स की तरफ से, मतलब भाभी के इन लॉज की तरफ से, पेरेंट्स इन लॉ की तरफ से? क्योंकि मोस्टली वो सासी होती है ना। मैंने तो हर भाभी को देखा, मैं तो जानती हूँ उनकी तस्वीरें, आपकी अम्मी के साथ हमने देखी हैं कि वो कैसे कर रही होती हैं। ले और शोज भी सुने हैं कि वो किस तरह रिस्पेक्ट देती हैं उनको, किस तरह से बात करती हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आप बेसिकली आज जो हमें अभी सुने या जो हमें बाद में सुने, उनके लिए ये जरूर एक पॉजिटिविटी आए कि सास और ससुर जो होते हैं ना वो भी अच्छे होते हैं। तो उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको और भाभी को? और मतलब कोई झगड़े झगड़े हुए, या उन्होंने वो सास वाला एक एटीट्यूड दिखाया कि नहीं जी मेरी हुकूमत है तो मेरी ही चलेगी, ओदी क्यों चलेगी, मेरा पुत्र लेके नहीं जा सकती, मेरा पुत्र लेके नसल लगी है, कितने नसल लगी, नहीं नस सकती? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई सिलसिला नहीं हुआ। मेरी पेरेंट्स का और मेरी वाइफ का हमेशा से रिलेशनशिप बड़ा ही अच्छा रहा है। बड़ा ही पॉजिटिव रहा है, और इतना पॉजिटिव रहा है कि शादी के बाद से मियाँ बीवी में ऑब्वियस सी बात है छोटे मोटे और बड़े झगड़े होते हैं। तो जब भी हमारे दरमियान में किसी भी किस्म का कोई झगड़ा होता है, तो मेरी आदत पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी आके, सात समंदर पार भी,
मैं अपनी माँ से बड़ा, वही बंदों वाली बात ना, कि बंदा कहता है यार कि मैं अगर बताऊंगा तो मैं शायद थोड़ा कम हो जाऊंगा, या इस तरह की चीज होती है। तो मैं अक्सर चीजें डिस्कस नहीं करता अपने पेरेंट्स से। तो मेरी बेगम सबसे पहले कोई बात होती है ना, तो वो अपनी माँ, हालांकि उसकी वालदा यहीं पे ही होती हैं, वो अपनी माँ से करने की बजाय ना वो मेरी माँ को शिकायत लगाती है, मेरी बहन को शिकायत लगाती है मेरी। तो फिर मेरी अम्मी की मुझे कॉल आती है, वो मुझे बात कि तुमने क्यों कैसा किया, मतलब उल्टा मुझे कसूरवार ठहरा रहे होते हैं ना बहुत सारी चीजों का। तो मैं फिर आगे से लॉजिक दे रहा होता हूँ कि आप मेरी अम्मी हो या उसकी अम्मी हो, क्यों उसकी इतने डिफेंड कर रहे हो। तो ये एक अच्छी बात है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए दरमियान में। देखें, बात फिर वहीं पर आती है ना कि आप अ, किसी भी लेवल पे, चाहे इन लॉज हो या आपकी बहू है या सास है, आप उस रिलेशनशिप को किस तरह से लेके चलते हो, आप किस तरह से जो है ना उसको मैनेज करते हो। आपने अगर उसमें प्रॉब्लम्स देखनी है, कीड़े निकालने हैं, उसके भी बहुत सारे रीजन है जो आजकल आपको हमारे पाकिस्तानी ड्रामा में बहुत शदीद नजर आ रहे होते हैं। अगर आपने उसको थोड़ा सा पॉजिटिव अंदाज से लेके चलना है, अगर आपने उसको निभाना है, तो यकीनन उसके शायद कुछ रीजंस हैं। अगर आप उन रीजंस पे फोकस करो तो यकीनन आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते लोग वैसे मोस्टली कहते हैं कि मैंने जो सुना है ना, लोग मतलब कहते हैं कि नहीं भाई ये मर्द पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अगर बात करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये औरत पे डिपेंड करता है। अगर आप मर्द को बीच में खड़ा करके एक तरफ माँ खड़ी हो जाए और एक तरफ बीवी खड़ी हो जाए, वो बेचारा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो मैं तो हमेशा छेड़ती होती हूँ कि मर्द जो होता है ना वो ऑमलेट है माँ और बीवी के बीच में। तो ये वाकई बहुत जरूरी है कि जो सास है और बहू है, पहले वो अपना रिलेशनशिप माँ बेटी वाला बनाए, एंड देन आई थिंक वो जो बंदा बीच में सैंडविच बना होता है ना, वो फिर खुले फ्री हो जाता है, और माँ की तरफ से भी और बीवी की तरफ से भी। तो ये आई डोंट थिंक सो कि लोग कहते हैं जी नहीं मर्द पे डिपेंड करता है, मैं कहती हूँ औरतों पे डिपेंड करता है। हैं। बेसिकली देखिए, ये होता दोनों साइड से इस तरह से है कि मैं जिस तरह हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरी बेगम की फैमिली के सामने यकीनन मेरा जो इम्प्रेशन है वो मेरी बेगम ने बनाना है। बिल्कुल। मैं अपने तौर पे यकीनन, मेरा अपना एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है कि मैं उनको ट्रीट किस तरह से करता हूँ। जिस तरह मैं हमेशा अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करता हूँ, मेरा कंसर्न, मेरी बात, मेरी सारी चीजें उसी की तरह होती हैं। बट लेकिन इस चीज को जरूर सोचना चाहिए कि जो मेरी बीवी है वो उनकी बेटी है। तो जो रिलेशनशिप उसके साथ है, अगर वो मेरा किसी भी लेवल पे कोई बुरा इंप्रेशन देगी, तो मैं कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाऊं, किसी ना किसी लेवल पे उनके जहन में ये बात जरूर आएगी कि नहीं यार, ये बंदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रहा है। सेम केस गोज विद माय फैमिली एज वेल, कि मैं, मेरी बीवी कितनी ही अच्छी क्यों ना बन जाए, अगर मैं किसी भी लेवल पे उसकी बुराइयां करना शुरू कर दूंगा बहुत ज्यादा, या मैं उसकी बहुत सारी चीजें अपनी माँ को, अपनी फैमिली को बार बार बताऊंगा, उनको इंजेक्ट करता रहूंगा ना उनके दिमाग में, तो मेरी बीवी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो जाए, उनके बैक इन माइंड कहीं ना कहीं ये चीज चलती रहेगी कि यार नहीं, ये ये औरत सही नहीं है। या मेरी मेरे ससुराल में ये चलता रहेगा, यार ये बंदा सही नहीं है, ये जो अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है ना, ये बेसिकली ये बनावटी है सारी, इसके पीछे कोई प्रॉब्लम है। तो ये जरूर मैटर करता है कि आपका जो इम्प्रेशन है वो दोनों साइड से किस तरह का जा रहा है। ऐसा ही है। और जैसा कि आजकल आपने आप खुद फाउंडर हैं वी कनेक्ट कनाडा के, तो मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में भी थोड़ा शेयर करें, थोड़ा बताएं कि वो क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर कोई करना चाहे तो। सो वी कनेक्ट कनाडा, जैसा कि पेंडेमिक में पूरी दुनिया है, और इस पेंडेमिक में ना तो फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, ना तो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ना एग्जीबिशंस हो रही हैं। पूरी दुनिया का जो एक पहिया है रुका हुआ है, थर्ड वेव बहुत बुरे तरीके से हिट की है, लॉकडाउन चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इसमें बिजनेसेस बहुत अफेक्ट हुए हैं। अब उन बिजनेसेस के अफेक्ट होने की वजह से यकीनन बहुत सारे कंपनीज का दिवालिया हो गया है, बिजनेसेस बंद हो गए हुए हैं, स्मॉल बिजनेसेस बहुत सफर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वी कनेक्ट कनाडा को स्टार्ट जब लास्ट ईयर किया, वो कैनेडियन, यहाँ पे हमने स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्मॉल कंपनीज के लिए जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करना चाह रहे थे, उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया और उसको स्टार्ट किया। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक ऑनलाइन सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए।
ऑब्वियसली फिजिकल एग्जीबिशन का तो कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन भी वही एक माहौल मिले कि जहां पर आप एक एग्जीबिशन हॉल में जा रहे हैं, आप स्टॉल्स विजिट कर रहे हैं, आप ब्रोशर्स चेक कर रहे हैं, आप जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ वीडियो चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं किसी भी किस्म की, तो उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली वी कनेक्ट कनाडा हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट किया, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म कैनेडियन बिजनेसेस के लिए, और अल्लाह का शुक्र है हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अभी क्योंकि दुनिया इतनी ज्यादा इस वर्चुअल कॉन्सेप्ट को हजम नहीं कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं अब वर्चुअली, और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के किसी भी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को आप स्वीडन में बैठ के कनाडा की देख सकते हैं, और चीजें ऑनलाइन जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो इस चीज को हमने जो है वो मद्देनजर रखते हुए इस चीज को स्टार्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है हमारी पहली एग्जीबिशन अच्छी रही, और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन पेंडेमिक जो भी है, जिन्होंने पार्टीज करनी है वो कर रहे हैं, जिन्होंने बाहर जाना है वो जा रहे हैं, जिन्होंने याशी करनी है वो कर रहे हैं। तो जिन पे असर नहीं है उन पे असर नहीं है कोविड का। तो ऐसे ही हम है। ये कह सकते हैं कि पहिया रुक गया, जिनका पहिया, जिन्होंने अपना पहिया चलाना है वो चला रहे हैं, बल्कि नसा रहे हैं। तो बस वो हमारा ही पहिया रुका हुआ है, जो समझ रहे हैं कि नहीं हमें घर पे बैठना और हमें थोड़ी सी जो है ना एहतियात करनी है, ताकि इसके ज्यादा इश्यूज ना हो और ये जितना जल्दी सॉर्ट आउट हो सके हो जाए। और इसके बिल्कुल। साथ बात करना चाहूंगी कनाडा पाकिस्तान नैरेटिव पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैंने इसको मतलब ज्यादातर मैंने इसको ऑफलाइन ही सुना है, क्योंकि वो टाइमिंग मैच नहीं होती है। लेकिन मैंने उसको जितना सुना है मुझे वो मजे का लगा आपके साथ, और अत्थर, आई थिंक अत्थर आर्यन आप अतर मेरे। आर्यन, अतर हाँ आर्यन और शहजान सलीम। जी। तो मैंने आपको उनके साथ सुना, मुझे ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मेरे माइंड में है, लेकिन वो ओबियसली कि मेरे पास उतनी सपोर्ट नहीं है कि मैं उसको कर सकूं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसको शेयर करें, बिकॉज आप कनाडा से बिलोंग करते हैं, आप वहां पे सोशली एक्टिव हैं, आप सोशल एंड डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। तो लोग आपको काफी सुनते हैं, तो हो सकता है बहुत से लोग हैं जो स्वीडन में आपको जानते हो, या यूके में, यूएसए में, जो भी जहां भी कहीं सुन रहा है, शायद उस पर इसका थोड़ा इम्पैक्ट जाए, और शायद कहीं से थोड़ी सी पॉजिटिविटी निकल के हमें भी आ जाए। देखें, जो कनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव है ये बेसिकली स्टार्ट, और ये जो एक बेसिकली आइडिया ये अतर का था। अतर कनाडा में जो है वो अपने बचपन से यहीं पे ही है, यहीं पे उसकी स्कूलिंग हुई, यहीं पे पला बढ़ा, और बेसिकली स्कूल लेवल से ही जो एक बुलिंग का सामना और डिस्क्रिमिनेशन का सामना, उसको उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर हमारी कम्युनिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, कुछ हमारी गिनती के लोग पाए जाते थे, और वो जो गिनती के लोग थे वो अपनी आइडेंटिटी को बेसिकली बताने में कि भाई हमारा ताल्लुक, हमारे पेरेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है, बड़ी झिझक महसूस करते थे, क्योंकि जब आप बताते थे तो आपको बाकी कम्युनिटीज की तरफ से बहुत नेगेटिव रिएक्शंस जो है वो देखने को मिलते थे। तो इसी तरह से जब आप अपनी एक आइडेंटिटी को कैरी करते हो, तो उन्होंने थोड़ा सा इस पे स्टैंड लेना शुरू किया, और आगे जो है वो उन्होंने चीजों को थोड़ा एक फुल स्टॉप लगाया, जो कि चल रही थी अपने लोगों के लिए, अपने अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड लिया, एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आगे बढ़े, अब माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी अच्छी खासी यहाँ पर हो गई हुई है कनाडा में। लोग अब हमारे अच्छे खासे बसते हैं, मुझे 10 साल होने वाले हैं। इस पूरे अरसे में एक चीज जो फील की, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो कि एक मल्टीकल्चरल मुल्क है, जहां पर आपको हर रंग हर नस्ल के लोग मिलते हैं, बहुत कम आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे अपेरेंटली जो ये कहेंगे कि भाई ये मेरा मुल्क है, तुम हमारे मुल्क में क्या कर रहे हो। आपको डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम मिलती है अगर हम रूटीन लाइफ की बात करें, बट बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं जहां पर हमें सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना रहता है, चाहे वो इमिग्रेशन के से रिलेटेड मामला हों, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब से रिलेटेड मामला हों, बहुत सारी ऐसी चीजों से रिलेटेड मामला हो। हम जब बात करते हैं ना एक कम्युनिटी की, तो बहुत सारी चीजों में यकीनन हमें फख्र है इस बात पे कि हम मुसलमान हैं, और जब भी हमारे मुसलमान भाई, या भी जब भी हमारे मुसलमान भाई बहन किसी भी लेवल पे उनको कोई प्रिविलेज मिलता है, या कोई उनको तरक्की मिलती है, या किसी भी किस्म का उनको जो है वो बेनिफिट मिलता है, या कुछ भी उनको उनको उनकी ग्रोथ होती है, तो हमें अच्छा जरूर लगता है यकीनन। लेकिन ऑन द सेम टाइम हमें ये देखना भी जरूरी है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारे अपने लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान में बैठ के भाई तुम लोग तो अपने वतन से दूर बैठे हुए हो, वो तो हमारे ऊपर एक
वही फौरन से पहले ना उंगलियां उठा देते हैं कि भाई तुम्हें क्या हक पहुंचता है अपने पाकिस्तान के बारे में बात करने का, तुम्हें क्या पता कि जिंदगी यहाँ पे कैसी चल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें। तो हम इन रिटर्न यही मैं बात कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को कैरी करते हैं ये हमें पता है। तो इस चीज को बेसिकली मद्देनजर रखते हुए ये कैनेडियन पाकिस्तानी नैरेटिव का इनिशिएटिव हम तीन लोगों ने लिया। अतर का ये आइडिया था, उसके बाद हमने उसके साथ ज्वाइन किया। और इसका सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक मकसद है कि हम जहां भी किसी भी लेवल पे सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं उन चीजों को एड्रेस किया जाए। उन इश्यूज को जो है वो यकीनन हम हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाएं, और जहां पे हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं उसको जो है वो यकीनन एज अ कम्युनिटी हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि भाई पाकिस्तानी एक अपना एक अलहदा मुकाम रखते हैं, कनेडियन पाकिस्तानी। और हमारा पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है उसका और हमारा सेटअप जो है वो टोटल डिफरेंट सेटअप है। हम यहाँ पर एज अ कनेडियन पाकिस्तानी अपनी राइट्स के लिए जब अपनी आवाज उठाते हैं तो हमें यकीनन हमारे रंग या हमारी किसी भी नस्ल या हमारी किसी भी बात पे जो है वो एवेलुएट नहीं किया जाना चाहिए। हमें एज अ कनेडियन पाकिस्तानी हमारी अपनी क्वालिफिकेशंस, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी पे जो है वो हमें बराबर की इक्वल इक्वल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ये एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट लिया और जिसका हमें बड़ा मैसिव रिस्पांस रहा कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना कि हमारी कम्युनिटी अच्छी खासी बस्ती है। तो इस कारवान को हम आगे लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जिस हद तक जिस लेवल पे अपने लोगों के लिए हम आवाज बुलंद कर सकते हैं करें, और जितने हद तक उनके इश्यूज एड्रेस कर सकते हैं करें। और दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपको इसको इसमें कामयाबी दे। लेकिन हम पाकिस्तानियों का एक मसला भी तो है ना उमर भाई, कि हम कहते हैं ए कल दा आया या कल दी आई अगे जा रही है, ओ ए साडे तो अगे बढ़ रही है। तो आपको कोई मतलब इस कैनेडन पाकिस्तान नैरेटिव में कुछ इस किस्म के आपको या अथर को जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिले? बिकॉज मैंने कुछ चीजें यहाँ पे अप्लाई करने की और उसको डिस्कस करने की कोशिश की, तो वो मुझे तो यही रिस्पॉन्स है, ए कल दी आई कुड़ी अगे जा रही है, किंजो संध्या। तो आपको मिला बिकॉज आप तो 10 ईयर्स से वहां पे है ना, तो कुछ लोग आपसे पहले भी होंगे, तो उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, वो लोग क्या कहते हैं? देखें, जो किसी भी किस्म का नेगेटिव रिएक्शन आपको आता है ना, मेरी नजर में तो वो एक आपके लिए मोटिवेशनल चीज होती है। एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें आप दो दो सिचुएशंस होती है ना, जब भी आप पे किसी भी किस्म की कोई तनकीद होती है, कोई उंगली उठाई जाती है, कि या तो आप उस नेगेटिव फीडबैक को अपने सर पे सवार कर लो, क्लैप्स कर जाओ, या आप स्टेप बैक कर जाओ। दूसरा ये होता है कि आप डटे रहो। और मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि आपको जब पता है कि आप ऐसा कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उस पर डटे रहना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव किसी भी किस्म के रिएक्शंस होते हैं या किसी भी किस्म का कोई फीडबैक होता है, या कोई लोग ये कहते हैं भाई ये कल के बच्चे आके ये बात कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो एक बड़ी मोटिवेशन होती है ये चीज। और बात फिर वहीं पर आती है ना कि अगर उनके किसी भी नेगेटिव रिएक्शन का जो रिस्पॉन्स है, बजाय इसके कि हम उन्हीं के अंदाज में दें, हम समझते हैं कि अपने तौर पे हम कुछ काम करें, अपने तौर पे कुछ करके दिखाएं जिससे उनके मुंह खुद ही बंद हो जाए। ये तो सच है, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी सपोर्ट और कम्युनिटी की भी जरूरत होती है, उसको टाइम बिल्कुल। लगता है। बट आई थिंक सो, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वीडन में भी शायद कुछ ऐसा चेंज आए और पाकिस्तानी मिलकर कुछ करें, थोड़ी सी इंस्पिरेशन आपसे लें और समझें और देखेंगे। अगर आई थिंक सो अगर अथर के साथ भी बात करेंगे तो उनके एक्सपीरियंसेस कनाडा में कैसे रहे हैं और उन्होंने कैसे ग्रो अप किया है और किस तरह की बुलिंग का सामना हुआ है वहां पे। बिकॉज यहाँ पे तो लोग काफी डरते हैं बोलने से, लेकिन आई थिंक वो इस चीज पे बड़ी अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे। और मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच। और जाने से पहले आप कहना चाहेंगे कुछ, क्योंकि हमारा टाइम बड़ी जल्दी खत्म होने जा रहा है, पता नहीं चला, मुझे मजा नहीं आया क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारी बातें करनी थी। बट आप भी बहुत बिजी हैं और ओब्वियसली आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं साथ साथ। तो जाने से पहले कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात जो हमारे गुर्दे फेफड़ों से होते हुए हमारे दिल में उतर जाए और हम उसे अपने ऊपर अप्लाई कर ले, जो आप कहना चाहेंगे? बड़ी एक सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। जिंदगी में हमें मौके जो हैं वो कम ही मिलते हैं जहाँ पर हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, जहाँ पर हम अपने आप को जो है वो जान सकें बेहतर तौर पे कि आखिर हम लोग जो अल्लाह ताला ने हमें इस खूबसूरत नेमत से नवाजा है जिंदगी जैसी, उसमें हम कुछ बेहतरी कर सकें लोगों के लिए।
कोशिश करें, हालांकि ये बड़ी किताबी सी बात लगती है कि जहां पर आप कहते हैं कि जी कोशिश करें कि दूसरों के लिए आप कुछ ना कुछ एक अच्छी बात को, एक अच्छा इंप्रेशन, कोई अच्छा मैसेज छोड़ के जाएं। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल होता है। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं कि जहां पर लोग आपको जब याद करें, अच्छे अल्फाज में याद करें, क्योंकि इन द एंड आके हमारे अमाल नहीं हमारे साथ जाना है। हमारे जो ये बाकी ये जो दुनियावी चीजें हैं, जो बाकी चीजें हमारे साथ नहीं जानी है, तो इसमें हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए, हक खुले बात का ख्याल रखें। और अल्लाह ताला की मखलूक को आप अगर किसी भी तौर पे फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, तो आप मॉरली जो है वो जरूर सपोर्ट करें, और इसका अजर आपको अल्लाह ताला जरूर देगा। यही एक मैसेज है, और मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया समीरा फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। वेलकम। और मैं जाने से पहले कहना चाहूंगी, जिंदगी ने अगर मुझसे दगा ना की और मौत ने मुझसे वफा ना की, तो मिलूंगी मैं आपसे कल फिर अपने नए शो में। मुझे कहते हैं समीरा बट रखिएगा दुआओं में याद, क्योंकि दुआएं बदल देती हैं इंसान की तकदीरें। मेरी चिक चिक और बक बक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं चाहूंगी इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।